This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्त AC नंबियार से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है गांधी जी के साथ स्टेज साझा करने की। जैसे ही वो तामलुक पुलिस स्टेशन पर पहुंचती हैं, झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं, उन पे 3 गोलियां सामने से फायर कर दी जाती है, लेकिन उनके जबान से अभी एक ही लफ्ज बार बार निकल रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वंदे मातरम कहते कहते इस दुनिया को हाजरा अलविदा कहती। पूरे दिवाली थी उस दिन और जयप्रकाश नारायण जेल से उस दिन भाग जाते हैं, नेपाल बॉर्डर की तरफ भागते हैं और वहां पे आजाद दास्तान की स्थापना करते हैं। स्टूडेंट्स कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्ट्राइक कर रहे थे, रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया जा रहा था, रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, काम नहीं करने की ठान ली उन्होंने, फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। पूरा का पूरा अंग्रेजों का जो सिस्टम था वो धंसता जा रहा था कि हम 1857 के बाद सबसे बड़ी रेवोल्यूशन को इंडिया में विटनेस कर रहे हैं और इसको काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचला कैसे जाए, इसके बारे में एक विस्तृत प्लानिंग चल रही थी और ये प्लानिंग ब्रिटिश के साथ कुछ भारतीय भी कर रहे थे, जिसमें पहला नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। लेकिन आगे जो नाम आने वाले हैं आप अपने कान मत बंद कर लेना क्योंकि आपके होश उड़ जाएंगे। अगस्त 1942 पूरा भारत क्रांति की ज्वाला में जल उठा था। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। अंग्रेज यह सब देखकर घबरा गए और चला उनका दमनकारी चक्र। क्या आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी की इस लड़ाई में भारत को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आइए इस चीज को हम इस वीडियो में गहराई से समझने की कोशिश। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों, और भारतीय नेताओं के परमिशन के बिना ही यहाँ के सोल्जर्स को बैटलफील्ड में रिक्रूट कर दिया गया था। दूसरा, क्रिप्स मिशन जो भारत आई थी, ये डिसाइड करने की भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है, लेकिन हम संपूर्ण आजादी की मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है भारत में राज तो हम करेंगे लेकिन ब्रिटिश का सबऑर्डिनेट बन करके। गांधी जी कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस किसी बैंक के पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। 8 अगस्त 1942 मुंबई सेशन चल रहा था कांग्रेस का दोस्तों। उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, तो बॉम्बे सेशन चल रहा था कांग्रेस का, और उस वक्त गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे बड़े नेता एक मंच साझा कर रहे थे। बॉम्बे सेशन में गांधी जी का वो धमाकेदार भाषण जिसमें वो कहते हैं कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, या तो हम स्वतंत्रता लेंगे या इस प्रयास में अपनी प्राण त्याग देंगे, परंतु अब हमें गुलामी में नहीं रहना है। और यहीं से करो या मरो का नारा गांधी जी देते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया और अंग्रेजों से तत्काल भारत छोड़ने की मांग की। नेताओं के बीच में संवाद होता है। ग्वालियर टैंक मैदान में ही गांधी जी बाकी के नेतागण से कहते हैं, अब निर्णायक समय आ गया है, हमें अहिंसक रहकर पूरी शक्ति से लड़ना होगा। नेहरू जी कहते हैं, बापू अंग्रेज हमें गिरफ्तार कर लेंगे। सरदार पटेल कहते हैं, कोई बात नहीं, जनता तैयार है, अब हम हर भारतीय इस आंदोलन का सैनिक है। मौलाना आजाद कहते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखनी होगी, नहीं तो अंग्रेज हमें तोड़ देंगे। गांधी जी कहते हैं, हमारा संदेश स्पष्ट है, करो या मरो, भारत अब आजाद होकर रहेगा। 9 अगस्त 1942 रातों रात बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज पकड़कर जेल में डाल देते हैं। नेहरू जी को डाल दिया जाता है, पटेल को डाल दिया जाता है, गांधी जी को एक पैलेस में ले जाया जाता है ताकि जनता को ये लगे कि गांधी जी हमें आंदोलन में झोंक करके खुद आराम फरमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आजादी की चिंगारी लग चुकी थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस को एंटी नेशनल कह के बैन कर दिया गया। वैसे दोस्तों, एंटी नेशनल कल अंग्रेज कांग्रेस के लिए यूज करते थे और आज भी कुछ लोग ये एंटी नेशनल वर्ड कांग्रेस और इनकी विचारधारा जैसे जो फॉलो करते हैं उनके लिए यूज करते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है उषा मेहता की। उषा मेहता एक यंग सोशल एक्टिविस्ट थी जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी और वो बॉम्बे में अंडरग्राउंड हो जाती हैं। कहीं से वो एक ट्रांसमीटर मैनेज करके लाती हैं और रेडियो में सबको सूचित करती है कि दिस इज कांग्रेस रेडियो 42.2.34 और वहां फ्रॉम इंडिया, लेकिन वो बॉम्बे से ही ऑपरेट कर रही थी। दिस इज द कांग्रेस रेडियो calling on 42.34 meters from somewhere in India. रेडियो के इस सोर्स को ढूंढने में अंग्रेजों को तकरीबन 3 महीने का वक्त लगता है, लेकिन तब तक चिंगारी आग में बदल चुकी थी। जगह जगह आंदोलन होने लगे थे, सरकारी दफ्तरों पर अटैक किया जा रहा था, टेलीग्राफ को अटैक किया जा रहा था
और पूरी मास जागरूक हो चुकी थी, क्योंकि इस रेडियो के माध्यम से उषा मेहता ने यह बता दिया था कि गांधी जी और बाकी सभी बड़े लीडर्स को अंग्रेजों ने कैद कर रखा है। और फिर बाद में इस रेडियो को भी एंटी नेशनल रेडियो अंग्रेजों ने घोषित कर दिया। फाइनली 12 नवंबर 1942 को उषा मेहता को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस वक्त सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में रह रहे थे। जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो के जरिए वो देशवासियों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयासरत थे। और इसी दरमियान जब उन्हें पता चलता है कि गांधी जी का डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ है, तो सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्त AC नंबियार से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है गांधी जी के साथ स्टेज साझा करने की, वक्त आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने की। गांधी जी के वो चंद शब्द, वो कुछ लाइनें लोगों के दिलो दिमाग पर इतना ज्यादा इंपैक्टफुल होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ रीजनल लीडर्स दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। हम गौर फरमाते हैं कि हमारे रीजनल लीडर्स ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस आंदोलन को सफल बनाने में। महाराष्ट्र में अरुणा असफ अली, अच्युत पटवर्धन और यूसुफ मेहरौली ये साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में रामनंदन मिश्रा और उसके बाद छोटू भाई पुरानी या अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में उषा मेहता का साथ दे रही थी रविशंकर शुक्ला, जो उस वक्त मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। बिहार में जयप्रकाश नारायण गुरिल्ला रेजिस्टेंस कर रहे थे। गुरिल्ला रेजिस्टेंस का मतलब होता है छुप छुप कर आंदोलन करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में एक महत्वपूर्ण लीडरशिप प्रदान कर रहे थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यूथ और स्टूडेंट को लीड कर रहे थे। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, भले वो बंगाल में नहीं थे, लेकिन उसके एब्सेंस में उनके जो लोग थे वो सुभाष चंद्र बोस एग्जाइल से ही इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। सूर्य सेन, सतीश समाटा मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आंदोलन को लीड कर रहे थे। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही की रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल। बालकृष्ण शर्मा उनके साथ थे। उड़ीसा में मालती चौधरी और रमा देवी विमेन के पार्टिसिपेशन को इस मूवमेंट में बढ़ा रही थी। हरे कृष्ण मेहताब एक लीडिंग रोल में उड़ीसा में आ गए थे। तमिलनाडु में के कामराज को कांग्रेस का किंग मेकर भी बाद में कहा जाने लगा व्हेन इट वाज कांग्रेस सिस्टम आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन till 1967 to 69 before Indira Gandhi became the Prime Minister of India। के कामराज उस वक्त तमिलनाडु में इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रीजनल लीडरशिप प्रदान कर रहे थे और इनके साथ सत्यमूर्ति सपोर्ट में थे। आंध्र प्रदेश में NG रंगा और T प्रकाशम एक रीजनल लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। कर्नाटका में शांतावेरी गोपाल गौड़ा, हरदेकर मंजप्पा। पंजाब में लाला लाजपत राय, उनके फॉलोअर्स, चूंकि लाला लाजपत राय की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी दोस्तों, उनके फॉलोअर्स ने एक रीजनल लीडरशिप प्रदान किया और उसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल करके आता है वो था उस वक्त बलदेव सिंह। असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गोपीनाथ बोरदोलोई और कनकलता बरुआ ये इस मूवमेंट को रीजनल लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। एक और महत्वपूर्ण नाम जिसके बिना क्विट इंडिया मूवमेंट की ये वीडियो अधूरी रहेगी वो है मतंगिरी हाजरा। ये बंगाल प्रोविंस में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही थी। उनका एम था कि तामलुक पुलिस स्टेशन में भारत का तिरंगा फहराया जाए। वो आगे बढ़ती हैं, अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके फॉलोअर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। बाय द वे वो 6000 लोगों को लीड कर रही थी और उसके बाद जैसे ही वो तामलुक पुलिस स्टेशन पर पहुंचती हैं, झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं, उन पे 3 गोलियां सामने से फायर कर दी जाती है। लेकिन उनके जबान से अभी एक ही लफ्ज बार बार निकल रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वंदे मातरम कहते कहते इस दुनिया को हाजरा अलविदा कहते। इस पूरे आंदोलन में 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ कहानियां ऐसी थी, कुछ लीडर्स को जब अरेस्ट किया गया तो वो जेल ब्रेक करके भाग गए और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था जब 8 नवंबर 1942 पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था। क्या ही डूबा था, हम आजादी की लड़ाई कर रहे थे, फिर भी दिवाली थी उस दिन और जयप्रकाश नारायण जेल से उस दिन भाग जाते हैं, नेपाल बॉर्डर की तरफ भागते हैं और वहां पे आजाद दास्तान की स्थापना करते हैं और वहीं से एक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरुआत करते हैं और अंग्रेजों को आंदोलन के जरिए बड़ी चुनौती देते हैं। हर एक लोग अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्ट्राइक कर रहे थे। रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया जा रहा था। रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, काम नहीं करने की ठान ली उन्होंने। फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। पूरा का पूरा अंग्रेजों का जो सिस्टम था वो
धंसता जा रहा था, इट वॉज फेलिंग। और उस टाइम पे लॉर्ड लिनलिथगो, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को लिखते हैं कि हम 1857 के बाद सबसे बड़ी रेवोल्यूशन को इंडिया में विटनेस कर रहे हैं और इसको काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमारे देश में गद्दारों की कमी कभी नहीं रही है। क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचला कैसे जाए इसके बारे में एक विस्तृत प्लानिंग चल रही थी। और ये प्लानिंग ब्रिटिश के साथ कुछ भारतीय भी कर रहे थे, जिसमें पहला नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। लेकिन आगे जो नाम आने वाले हैं आप अपने कान मत बंद कर लेना, क्योंकि आपके होश उड़ जाएंगे। दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल प्रोविंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को लेटर लिख करके ये कहते हैं कि इस आंदोलन को बंगाल में कैसे क्रश किया जाना चाहिए, हाउ टू कॉम्बैट दिस बैटल इन बंगाल। सावरकर भी एक पत्र लिखकर अंग्रेजों से कहते हैं कि इस तरीके की गुंडागर्दी देश में किसी भी सिंपैथी के लायक नहीं है और इसे फौरन क्रश किया जाना चाहिए। और ब्रिटिश आर्मी को अगर किसी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे मैन पावर देने में भी मदद करेंगे। और सावरकर जैसे लोग ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे इंडियंस को रिक्रूट करते हैं और ये इंडियंस के खिलाफ ही लड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों जापान जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, हिटलर से मिल रहे हैं, हायाहितो से मिल रहे हैं और एक सैनिक बना करके हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। वहीं सावरकर जैसे लोग, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग आजाद हिंद फौज के उन्हीं सैनिकों को कैसे खत्म करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के फ्रीडम फाइटर्स को कैसे खत्म करना है, इसके बारे में प्लानिंग बना रहे हैं। ना ही सिर्फ प्लानिंग बना रहे हैं बल्कि मैन पावर भी ब्रिटिश को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत नाम आता है नारायण आप्टे, जो बाद में गांधी जी के असैसिनेशन में भी जिसका नाम आया, वो भी रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो ब्रिटिश इंडिया में था उसमें जाकर के एक पायलट बनता है और इंडियंस के खिलाफ लड़ता है। इनफैक्ट नाथूराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे भी ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश आर्मी में शामिल होता है, आजाद हिंद फौज की तरफ से, आजाद हिंद फौज के अगेंस्ट लड़ता है, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को क्रश करने में ब्रिटिश का साथ देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मूवमेंट इतना बड़ा था, इतना सक्सेसफुल था कि आखिरकार ब्रिटिश को हमारी बात माननी पड़ी। अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी ब्रिटिश पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि इंडियंस की डिमांड को पूरा करो। ब्रिटिश खुद भी इंग्लैंड में ब्रिटिश सिटीजन्स खुद प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि लेट द डिमांड्स ऑफ इंडियन गेट फुलफिल्ड। और ये एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा दोस्तों। क्विट इंडिया मूवमेंट चलती रही, लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो होता है इंडियन नेवी म्यूटिनी। और इस म्यूटिनी में अंग्रेज ने जो इंडियन सैनिकों को रिक्रूट कर रखा था सुभाष चंद्र बोस के इन्फ्लुएंस में, वो रेबल कर देते हैं, रेबल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ जाती है कि अगर मेरे ही सैनिक मेरे खिलाफ लड़ेंगे तो वी कांट सर्वाइव इन दिस नेशन। और तब जाकर के 1947 में एक आजादी का फुल प्लान बनता है और फिर हमें आजादी दे दी जाती है। फिलहाल इंडिया मूवमेंट के बाद हिंदू मुस्लिम में टेंशन भी बढ़ता है और इसके जिम्मेदार दो संगठन सबसे ज्यादा थे। पहला मुस्लिम लीग, दूसरा हिंदू महासभा। लीडर्स पहला जिन्ना, दूसरा सावरकर, दोनों अंग्रेजों के बहुत बड़े चाटुकार। और रॉयल नेवी म्यूटिनी जब होती है तब अंग्रेज यहां से जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट एक्शन डे होता है जो जिन्ना के कॉल पर हजारों दंगे पूरे देश भर में 8 अगस्त 1946 को देखे जाते हैं। खैर, मैं डायरेक्ट एक्शन डे और इंडियन नेवी म्यूटिनी पे कभी कोई और वीडियो बना दूंगा, लेकिन मोर और लेस क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस एज फार एज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज कंसर्न्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने व्यूज देना और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।